जब बीमार पिता को बेटे ने जोरदार थप्पड़ मारकर भेजा वृद्धाश्रम, तब पिता ने सिखाया ऐसा सबक कि बेटे बहू के होश उड़ गए। मन में उदासी, आंखों में नमी और जीवन में एक खालीपन लिए जितेंद्र जी वृद्धाश्रम के एक कमरे में बैठे हुए हैं। जितेंद्र जी को यहाँ आए हुए अभी 1 महीना ही हुआ, लेकिन उनका दिल अब तक घर से उखड़ा नहीं था। बार बार परिवार की यादों में खो जाते, अपने पोतों को याद करते। वो अपने मन से पोतों की मासूम सूरत को निकाल ही नहीं पा रहे थे। आंखों से टपकते आंसू उनकी झुर्रियों भरे गालों को भिगो देते। वो बार बार सोचते कि आखिर वे कितने हालातों में वृद्धा आश्रम पहुंचे थे। उस दिन को वो आज भी भूल नहीं पाते हैं, जब जरा सी बात पर बेटे बहू ने इतना बड़ा झगड़ा कर दिया था कि उन्हें घर छोड़ना पड़ा था। जितेंद्र जी याद करने लगते हैं। हर दिन की तरह जब बेटा विनय ऑफिस से घर आता तो वो प्यार से कहते हैं, बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। लेकिन विनय गुस्से में कहता है, आपको तो जरा जरा सी बात पर बीपी बढ़ जाता है, क्या अब रोज रोज आपको डॉक्टर के पास ले जाऊं? और फिर मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हर बार आपकी दवाइयों पर खर्च करूं। ऊपर से आप घर पर बैठे रहते हैं, कुछ कमाते नहीं, सारा खर्चा हम उठाते हैं। बेटे की बात सुनकर बेचारे जितेंद्र जी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। दिल बहुत भारी हो जाता था। थोड़ी देर बाद उनका पोता कमरे में आता है और मासूमियत से कहता है, दादाजी पापा और मम्मी के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। मम्मी ने कहा है कि आपके लिए सुबह की 2 रोटी रखी है, आप नमक वाली चाय के साथ खा लेना, हम लोग बाहर से खाना खा कर आएंगे। जितेंद्र जी को ये बात भीतर तक चुभ जाती है। वो सोचने लगते हैं कि मेरे इलाज के लिए मेरे बेटे के पास ना तो पैसे है ना ही वक्त, लेकिन मूवी देखने के लिए बाहर खाना खाने के लिए दोनों है। 3-4 घंटे मूवी देखने में लग सकता है, पर 1 घंटे में डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। इन्हीं ख्यालों में डूबे रहते हैं। रात के करीब 12 बज चुके थे तब विनय और उसकी पत्नी घर लौटते हैं। पोता रास्ते में ही सो गया था, इसीलिए विनय उसे गोद में उठाकर उसके कमरे में सुला देता है। जितेंद्र जी ने बेटे से कहा, बेटा तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास पिक्चर देखने के लिए 4 घंटे का समय है। अपने बूढ़े बाप को डॉक्टर के पास ले जाने का समय नहीं मिला, लेकिन मूवी देखने का मिल गया। जितेंद्र जी की इतनी बात सुनते ही विनय का गुस्सा फट पड़ता है। उसने आवेश में आकर पिता के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी जिंदगी में दखल देने की? मैं अपना काम करता हूँ, अपना खर्च उठाता हूँ, तुम्हारी तरह घर में बैठकर मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ता, और ऊपर से मुझ पर हुकूमत चलाते हो। चुपचाप कोने में पड़े रहो, नहीं तो घर से निकाल दूंगा। इतना कहकर बिना अपने कमरे में जाकर सो गया। लेकिन जितेंद्र जी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। बेटे के थप्पड़ और अपमान ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। वो जैसे पत्थर बन गया। समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो उनके भीतर बेटे ने उनके साथ ऐसा कैसे कर दिया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। दिल में बार बार यही बात घूम रही थी कि क्या मैं उसी बेटे का पिता हूँ जिसे अपनी गोद में उठाकर बड़ा किया था? आज वही मेरे ऊपर हाथ उठा रहा। आंसू से भरी आंखों के साथ उन्होंने ठंडी सांस ली और मन ही मन में सोचने लगे, अब बस बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। बेटे ने सारी हदें पार कर दी। आज उसने हाथ उठाया, कल शायद और भी बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही इस घर से चला जाऊं। उन्होंने धीरे धीरे अपने कमरे से 2 कंबल और एक चटाई उठाई और कुछ जरूरी सामान एक थैले में रखा। सर्दियों की कड़कड़ाती ठंड में वह घर से निकल पड़े, बिना किसी को कुछ बताए। रात के अंधेरे में सड़क के किनारे बनी एक बेंच पर जाकर बैठकर दिन वहीं काटते और रात को उसी बेंच पर चटाई बिछाकर कंबल ओढ़कर सो जाते। थोड़े बहुत जो पैसे उनके पास थे, उसे कभी चाय, कभी बिस्किट या थोड़ा बहुत खाना खरीदकर पेट भर लेते। लेकिन उसे दर्दनाक बात ये थी कि उन दिनों में न तो बेटी ने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, न बहू ने। फोन तो उनके पास था, लेकिन किसी ने ये तक नहीं सोचा कि एक बार पिताजी को फोन करके पूछ ले, पापा आप कहाँ हैं, कल से घर क्यों नहीं आए? वह तो जैसे यही चाहते थे कि जितेंद्र जी घर छोड़कर चले जाएं। आखिर मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले बुढ़े बेटे बहू की नजरों में बोझ ही तो बने जाते हैं। अगर बूढ़े माँ बाप के पास पैसे हो तो बेटा उन्हें सम्मान देता है, लेकिन जब बुढ़ापे में जेब खाली हो जाए तब वही बेटे को अपने माता पिता का 2 वक्त का खाना भी बोझ लगने लगता है। जितेंद्र जी की तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं थी। उनका बीपी अक्सर ऊपर नीचे
रहता था। वो शुगर की समस्या थी, कई दिनों से वे ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे थे। हालत धीरे धीरे इतनी खराब हो गई कि एक दिन सड़क के किनारे चलते हुए अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उसी समय वृद्धा आश्रम से कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने जितेंद्र जी को बेहोश देखा तो तुरंत उन्हें उठाकर अपने आश्रम ले आए। जितेंद्र जी की तबीयत बहुत नाजुक थी, इसीलिए वृद्धा आश्रम वालों ने उन्हें 2 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रखा। तब जाकर उनकी हालत थोड़ा सुधार हुआ। वृद्धा आश्रम के कर्मचारियों ने उनकी बहुत देखभाल की। धीरे धीरे जितेंद्र जी की तबीयत भी संभलने लगी और उन्होंने वहां की गतिविधियों को भाग लेना शुरू कर दिया। हर सुबह वे पार्क में टहलने जाते। वहां उनके पास कुछ हम उम्र दोस्त भी बन गए थे। वो लोग साथ में योग करते, चाय नाश्ता करते और अपनी अपनी आबीती साझा करते। शुरू शुरू में जितेंद्र जी को वृद्धा आश्रम में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। सब कुछ सूना सूना लगता था। घर की, अपने पोते की और पुराने दिनों की बहुत याद आती थी। वही घर जिसे उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से बनाया था, लेकिन आज उसी घर में बेटे ने उसे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया था। बेटे के द्वारा किए गए अपमान और दुर्व्यवहार ने उन्हें भीतर से तोड़ दिया था। पर अब धीरे धीरे वृद्धा आश्रम का माहौल उन्हें अच्छा लगने लगा। वहां के लोग की बातें सुनकर उन्हें ये समझ में आने लगा था कि बुढ़ापे में कैसे जीना चाहिए, अपनी बचत और आत्मसम्मान दोनों को कैसे संभालना चाहिए। एक दिन वृद्धा आश्रम के पार्क में जितेंद्र जी ने अपने मित्र सुनील जी के साथ बैठे हुए थे। सुनील जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, आप पहले क्या करते थे और आपकी पत्नी कहाँ? जितेंद्र जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं एक अध्यापक था, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। मेरी पत्नी मुझे 20 साल पहले ही छोड़कर चली गई थी। मेरा एक ही बेटा था, विनय। मैंने उसे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी थी। जी जान लगाकर उसे पाला, पढ़ाया और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की। दिन में स्कूल की नौकरी करता और शाम को ट्यूशन पढ़ाता था कि कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकूं, जिससे बेटे को पढ़ाई पर कोई कमी न रह जाए। हमें हमेशा यही सोचना था कि बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करेगा, मेरा भी बुढ़ापा संवर जाएगा। पत्नी के जाने के बाद पूरी जिंदगी अकेलेपन में बीती। सोचा था कि जब बेटा बड़ा होगा तो उसकी शादी होगी, घर में बहू आएगी, पोते पोतियां होंगे, तब मेरा घर भी हंसी खुशी भर जाएगा, बुढ़ापा सुकून में बीतेगा। थोड़ी देर रुककर उन्होंने कहा, और सच कहूँ तो मेरा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी पे भी लग गया, लेकिन तभी मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। बीपी और शुगर की दिक्कत हो गई, इसीलिए मैंने स्कूल का ट्यूशन दोनों छोड़ दिया। मैंने सोचा कि चलो, अब पूरी जिंदगी बेटी पर ही लगाई है, अब बुढ़ापे में वो 2 रोटियां खिला देगा। पर जैसे ही मैंने काम छोड़ा, बेटी और बहू के तेवर ही बदल गए। 6 महीने भी नहीं बीते थे कि घर में छोटी छोटी बातों पर कलेश होने लगा था। कभी पैसों को लेकर झगड़ा, कभी खाने पीने की चीजों को लेकर। मैं जब अपनी दवाइयाँ के लिए बेटी बहू के पास पैसे मांगने गया तो वो झगड़ने लगे। कहते, घर में बोझ बनकर बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं? अभी इतने बूढ़े भी नहीं हुए कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ, कुछ काम करो, पैसे कमाओ। अब मैं ठहरा बुजुर्ग, ऊपर से तबीयत भी अक्सर खराब रहती थी। बेटा मेरी दवाइयाँ भी समय पर नहीं लाता था। जब मेरी बीपी ऊपर नीचे हो रही थी तो हाथ पैर कांपने लगे थे, पर बेटे को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन पैसे को लेकर घर में बड़ा झगड़ा हो गया, बस इतनी बड़ी कि बेटे ने गुस्से में आकर मुझे 2 थप्पड़ मार दिया। उसी दिन मैंने ठान लिया कि अब मैं इस घर में बेशर्मों की तरह नहीं रहूंगा। अब बहुत हो गया। मैंने कुछ जरूरी सामान उठाए और घर से निकल गया, और तभी तभी से मैं वृद्धा आश्रम में हूँ। जिंदगी में क्या क्या खेल दिखाई है मेरे दोस्त, कभी सोचा भी नहीं था बुढ़ापे में बेटा सहारा बनेगा, लेकिन किस्मत ने तो मुझे वृद्धा आश्रम का सहारा दे दिया। पहले भगवान ने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया और अब बुढ़ापे में मेरा बेटा भी मुझसे दूर हो गया। एक दिन वृद्धा आश्रम में सभी लोग खाना खाकर बैठे थे कि तभी टीवी पर खबर आई, पूरे देश में लॉकडाउन लग गया है। महामारी के कारण सारे स्कूल बंद हैं और अब ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगी। ये सुनकर जितेंद्र जी के मन में भी एक विचार आया, ऑनलाइन क्लासेस क्लासेस में तो स्कूल जाकर पढ़ाने की जरूरत नहीं है, घर पर रहकर ही बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, बस एक मोबाइल और इंटरनेट चाहिए। जितेंद्र जी ने गणित और विज्ञान के बहुत अच्छे अध्यापक थे। उन्होंने तुरंत 2-3 स्कूलों में अपना ऑनलाइन रिज्यूम भेजा। जल्द ही एक स्कूल से जवाब आया कि उन्हें ऑनलाइन मैथ और साइंस का शिक्षक नियुक्त किया गया है। अब जितेंद्र जी रोज सुबह उठकर दोपहर 12 बजे तक बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाते, हर महीने 25,000 रुपए तक कमा लेते, अपने सभी खर्च खुद उठाने लगे और इतना ही नहीं, कुछ पैसे वृद्ध आश्रम में भी दान देने लगे ताकि अन्य बुजुर्गों की मदद हो सके।
अब उनके पास न तो किसी पर निर्भर रहने की ज़रूरत थी, न ही किसी के सामने हाथ फैलाने की। लेकिन एक दिन बेटे और बहू को इस बात को पता चल गया कि पिताजी फिर से पढ़ाने लगे हैं और पैसे कमा रहे हैं और शायद अच्छी खासी आमदनी हो रही है। ये सुनकर उनके आपस में सोचने लगे, इतने पैसे खर्च कहाँ करते होंगे, ज़रूर उनके पास काफ़ी बचत जमा हो गई होगी। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने पिताजी को ढूंढ निकाला। संयोग से एक सप्ताह बाद जितेंद्र जी का जन्मदिन था। उसी दिन बेटा और बहू केक लेकर वृद्धा आश्रम पहुंचे। हाथ में गुलदस्ता था, चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी। वे बोले, पिताजी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। आज आप 65 साल के हो गए हो। आपका पोता तो आपको बहुत याद करता है। अब आप घर चलिए, बहुत दिन हो गए हैं। आप हमारे साथ आए, हम आपको घर में रखेंगे। हम आपको लेने आए। जितेंद्र जी ने अपने बेटे और बहू की बात चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं कहा। बेटा फिर से कहता है, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन जितेंद्र जी ने बेटे बहू की बात सुनकर स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। बेटे बहू अपना मुंह लेकर वापस लौट जाते हैं। 6 महीने बाद महामारी की वजह से बेटे की नौकरी चली जाती है। अब घर का खर्च उठाना ही मुश्किल हो गया था। पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े होने लगे। जो भी पैसे जमा थे वे 2-3 महीने में खत्म हो गए। नई नौकरी जल्दी नहीं मिली। फिर एक दिन बेटा बहू भागते भागते वृद्धा आश्रम पहुंचे। रोते हुए कहा, पिताजी हमारी नौकरी चली गई, घर में बहुत सारे खर्च हैं। अब हमारे पास पैसे नहीं है। बेटे की स्कूल फी भी नहीं दी जा सकती, खाने पीने का खर्च भी नहीं। आप तो पैसे रखते हैं, कम से कम आप हमें कुछ दे दीजिए। अगर आप नहीं देंगे तो कौन देगा? हम आपके बच्चे हैं, अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? हम परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं और आप अपने पैसे बच्चों को देने की बजाय वृद्धा आश्रम में खर्च कर रहे हैं। क्या आपको जरा भी दया नहीं आती? बेटी बहू की बातें सुनकर जितेंद्र जी उठ खड़े हुए। वृद्धा आश्रम में सभी लोग चकित होकर उनकी ओर देखने लगे। जितेंद्र जी ने अपनी कुर्सी से उठकर बेटे विनय के सामने खड़े होकर जोरदार थप्पड़ जड़ दिए और कहा, बेटा आज मुझे याद आया कि तेरा एक फर्ज भी है। तेरे बाप की तेरी प्रति कितनी फर्ज स्नेहता थी, ये तो तू भूल गया था। अब जब तेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे पैसे मांगने आया है। तू आज मुझे मेरा फर्ज याद दिला रहा है। और याद कर उस दिन को जब तूने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने से मना कर दिया था। क्या तब तेरा फर्ज नहीं था? अरे तूने एक बाप का जितना अपमान किया है वो किसी और ने नहीं किया होगा। कितने अरमानों के साथ मैंने तुझे पाला था। पूरी जिंदगी, पूरी कमाई मैंने तुम्हारे ऊपर लगा दी थी, पर तूने मेरे साथ क्या किया? मुझे मेरे ही घर से थप्पड़ मारकर निकालने के लिए मजबूर कर दिया। और आज जब तुम्हारी नौकरी चली गई है और पैसे नहीं है तो कह रहे हो कि यह मेरा फर्ज बनता है मैं अपने बच्चों को देख लूं। तुम्हें ज्ञान देने की कोशिश करने वाला अभी के अभी वृद्धा आश्रम से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस को फोन करके मुझे अपने पिता के खिलाफ मारपीट के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। जितेंद्र जी के साहस और दृढ़ता को देखकर वृद्धा आश्रम के सभी लोग तालियों की गड़गड़ाहट के साथ खड़े हो गए। वे कहते हैं कि आपने बहुत ही शानदार निर्णय लिया। आपने एक बार धोखा खाया और अपने बच्चों से दूसरी बार सटक रहे हैं, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। आपके बच्चे हमेशा लेने आते हैं, देने कभी नहीं। उनका मानसा सही नहीं है। तभी वृद्धा आश्रम के मैनेजर भी पास आए और विनय जी की सख्ती से कहा, तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। किसी के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो हम तुम्हें कानून की भाषा में समझा देंगे। बेटा और बहू लज्जित होकर वृद्ध आश्रम से चले गए। जितेंद्र जी ने आत्मविश्वास और संतोष के साथ निर्णय लिया कि अब वे अपनी सारी जिंदगी वृद्ध आश्रम में ही बिताएंगे। अपनी कमाई का एक हिस्सा वृद्ध आश्रम को दान देंगे ताकि अन्य बुजुर्गों की मदद हो सके। तो दोस्तों, ये स्वाभिमानी पिता का ये साहसी निर्णय आपको कैसा लगा? अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते? आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करने का शायद यह सबसे अच्छा तरीका है। इसी तरह की कहानियां से आने वाली पीढ़ी भी सीख सकती है। आप अपनी राय इस कहानी के बारे में नीचे कमेंट में जरूर दें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।